Welcome back students. Yes, welcome to your SST class. Yes students, in this video we will discuss about the remaining part of your history chapter number 6 of class 8. In the previous video we started the chapter number 6 of history, colonialism and tribal societies, and about tribal societies and colonialism we have discussed in the last video, and about the different form of tribal societies and their structure. Now in this video students we will discuss about the tribal economies and tribal revolts and the Santhal rebellion of 1856 and 1855 to 1856 and Rampart rebellions about this, and जो है मुंडा रिबेलियंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. ट्राइबल इकोनॉमी. अब देखो इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये क्या काम करते थे जो है अर्थव्यवस्था के लिए बनाए रखने के लिए अपनी ट्राइब्स थी ये जनजाति के लोग. आइए जानते हैं. मोस्ट इंडियन ट्राइबल सोसाइटीज हैव अ सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस. दे प्रैक्टिस अ स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन. ये लोग खेती करते थे, मतलब उगाते थे. क्या उत्पादन करते थे? ये स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन था इनका, जिसे जान के नाम से जाना जाता था. ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे ये. द ट्राइब सेलेक्टेड अ पैच ऑफ लैंड. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक तो लैंड होती है जिस पे हम जो है खेती करते रहते हैं, लेकिन शिफ्टिंग में क्या होता है, एक सेलेक्ट कर लिया जाता है एक पार्ट को लैंड के, और उसको मतलब शिफ्ट का मतलब कि वहाँ पे शिफ्टिंग की जाती है, सफाई करके जो वहाँ पर है ट्रीज़ वगैरह को से उस जो एरिया को क्लीन किया जाता है, या फिर जो भी वहाँ पर होती है ट्रीज़ वगैरह उनको जलाया जाता है. उसके बाद उसको कल्टीवेशन के लिए जो है रेडी किया जाता है. तो इस तरह से शिफ्टिंग, और उसके बाद उसमें खेती की जाती है. तो और फिर उसके बाद उसको छोड़कर किसी नए एरिया में चलाए जाते हैं. तो इस तरह से वो शिफ्ट करते रहते हैं एक एरिया टू दूसरे एरिया में. तो इस तरह से जो खेती होती है उसे क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. तो ये जो ट्राइबल इकोनॉमिक्स के लोग थे ये भी तो एक जगह पर नहीं रहते थे ना, तो चेंज करते रहते थे जगह. तो इस तरह से इनकी जो खेती है वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाली होती थी. तो ट्राइबल सेलेक्टेड अ पैच ऑफ लैंड एंड क्लियर्ड इट बाय कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बर्निंग दैम. अब क्या करते थे, ये कोई भी जो है लैंड का पैच मतलब पार्ट को सेलेक्ट कर लेते थे खेती के लिए, फिर उसको खेती करने के लिए क्लियर करते थे, क्लीन बनाते थे. वहाँ पर जो पेड़ होते थे उनको काटते थे, जला देते थे, और फिर उसके बाद क्या करते थे, वो कल्टीवेट करते थे उस धरती पर कुछ सालों तक. व्हेन द यील्ड फ्रॉम द लैंड डिक्रीज, और जब वहाँ पर उत्पादन बढ़ जाता था, दे अबैंडन इट एंड मूव टू अ न्यू एरिया. और जब वहाँ पर उत्पादन जो भी था फ्रॉम द लैंड डिक्रीज, जब कम हो जाता था तो वो उसको छोड़ देते थे और नए एरिया में चल जाते थे. मतलब खेती करते थे और जब तक वहाँ पर खेती कर पाते थे तो कर लेते थे, और जब वहाँ पर जो उत्पादन कम होने लगता था तो वो उसको छोड़ देते थे और नए एरिया में चले जाते थे. देयर ओनली अदर ऑक्यूपेशन बिसाइड फार्मिंग इज हैंडीक्राफ्ट. अब देखो वो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, और दूसरा उसके अलावा वो क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट, यानी कि हाथ से बनाई गई चीज़ें जो है वो उनको बेचते थे और उनके बदले अर्निंग करते थे. वो बहुत सारे आइटम्स बनाते थे. और ट्राइबल पीपल मेक डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट आइटम्स फ्रॉम बम्बू से बनाते थे, वुड, मेटल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करके वो डिफरेंट थिंग्स बनाते थे. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ट्राइबल पीपल आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स रादर दैन द प्रोडक्शन गुड्स. वो ज़्यादातर जो था मतलब वो चीज़ें खुद हाथ से बनाते थे, प्रोडक्शन से ज़्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे. और विदाउट डिपॉजिटिंग और एक्सचेंजिंग इन ट्रेड. अब पता वहाँ पर एक बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, मतलब कि वो पैसों के बदले चीज़ें नहीं खरीदते थे. वो चीज़ें बस बार्टर सिस्टम क्या होता है, वस्तु विनिमय, मतलब बस चीज़ों के बदले वो चीज़ें लेते थे. मतलब जैसे इनको अब गेहूँ इन्होंने उगाया, थोड़ा सा खेती की, तो गेहूँ के बदले ये जाकर दे आए किसी को, और उसके बदले जो उनकी ज़रूरत की चीज़ है वो लेकर आ गए. मीन्स सिंपल ये मनी जो है ये ना तो मतलब मनी वाला सिस्टम नहीं था, मनी एक्सचेंज वाला, ये बार्टर एक्सचेंज था. तो ये जो है वस्तु विनिमय वो लोग ये करते थे. इंटर ट्राइबल रिलेशंस जो है इनके अपने बने हुए थे एक दूसरे के बीच में, और वहीं पर ये वस्तु विनिमय का जो है वो करते थे, मतलब अदला बदली चीज़ों की. इन द बिगनिंग ब्रिटिश रूलर अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस टुवर्ड्स द ट्राइबल. स्टार्टिंग में क्या था, जो ब्रिटिश रूलर जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इन ट्राइबल्स की तरफ से मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी उनकी ब्रिटिश की, और मतलब बिल्कुल पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, उनको आइसोलेशन दिया हुआ था. मीन्स बिल्कुल अकेले रहते थे ये, इनसे कोई भी इंटरफेरेंस
नहीं होता था, इनके अपने ही रूल्स रेगुलेशन होते थे और ना ही उन पर कोई रूल रेगुलेशन मतलब कोई भी एक्ट या कोई भी रूल इनके ऊपर मतलब जो है अप्लाई होता था, ये अलग ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन ट्राइबल बेल्ट्स बना दी गई और मतलब कुछ एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ बना दिए गए। मतलब कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर ये जा सकते थे, कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर ये नहीं जा सकते थे और कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर पार्शली ये जाते थे, बाहर जा सकते थे। जस्ट लाइक कि कुछ टाइम के लिए कि यहाँ पर ये गए हैं और मतलब इनका टाइम फिक्स कर दिया गया कि इतने टाइम के लिए ये लोग जाएंगे और इतने टाइम तक यहाँ पर ये अपना व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। और फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे जो है इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिश जो होती है ब्रिटिश की इनकी तरफ बढ़ती चली गई। तो ये चीज़ ना इनको पसंद नहीं आई क्योंकि एक तरह इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगने लगी थी। तो मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट जो था, कोई भी जो एक्ट बनाया जाता था वो इन पर अप्लाई नहीं होता था। लेकिन धीरे जो स्पेशली कोई गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई गवर्नर डायरेक्ट करता था सिर्फ वही लगाया जाता था, अदरवाइज कोई भी जो है इनके ऊपर कोई भी रूल नहीं लगाया जाता था। तो फिर जो था क्या हुआ, धीरे धीरे जो है पहले तो ये मतलब बिल्कुल अनइंटरप्टेड थे, कोई इंटरप्ट नहीं करता था, कोई इनसे कोई दखल अंदाजी नहीं करता था। लेकिन उसके बाद जो इट वाज अ कॉलोनियल रूल विच इंट्रोड्यूस दैम द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, और जो इनकी प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर भी मतलब कोई ध्यान नहीं देता था, जो कमाते थे कराते थे, इनके खुद ही ये ऑनर होते थे उस धरती के भी, और जो नेचुरल रिसोर्सेज ये यूज़ करते थे लैंड वगैरह के, ये उस पर मतलब इन पर कोई अधिकार नहीं होता था किसी का। तो लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो चेंजेस आते चले गए, रेस्ट्रिक्शंस लगते चले गए, तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आया कि ये लोग आपस में जो है एक दूसरे के जो रिवॉल्ट्स इन्होंने क्रांति छेड़ दी। क्योंकि धीरे धीरे जब इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, रुकावटें लगाई गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जिन चीज़ों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो ये शांति थी इनकी भंग हो गई और फिर ये रिवॉल्ट्स पर उतर आए, क्रांति पर उतर आए, लड़ाई पर उतर आए। तो क्या क्या कौन कौन से रिवॉल्ट्स थे, क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट्स में क्या हुआ, द ब्रिटिश केम इन द कॉन्टैक्ट विद द ट्राइब्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ब्रिटिश लोग थे वो इनके कॉन्टैक्ट में आने लगे और फिर जब वो इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, तो फिर जब इंडिया में स्थापित करना चाहते थे तो ऑब्वियस है कि ट्राइबल सोसाइटीज़ में भी ये आएंगे। तो धीरे धीरे जो है मतलब ये जो वहाँ पर ट्रेडर थे, जो व्यापारी थे और उधर जो मनी लैंडर्स थे, जो रुपया उधार पैसा देते थे, और जो जमींदार लोग थे who established themselves under the protection of colonial authority and took advantage of the new judicial system to deprive the tribes of the last tract of their land। अब उनकी धरती जो थी, जो ज़मीन उन्होंने ली हुई थी खेती करने के लिए, उसमें भी नए नए रूल्स इन्होंने लगा दिए और उनको धीरे धीरे इन्होंने किसी न किसी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जो आउटसाइडर्स थे, जो ब्रिटिशर थे, वो आकर जो एक्सपर्टर्स एंड मास्टर्स बन गए, मतलब उनके मालिक बन गए और धीरे धीरे उनसे सब कुछ जो है उनसे लेने लगे। बट दिस इनकर्जन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़। अभी जो ट्राइबल समुदाय थे, जो जनजातीय समुदाय थे, इन्हें इस तरह के जो है जो इनको साथ किया जा रहा था, जो अन्याय किया जा रहा था, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। एज सुन एज द ब्रिटिश टुक ओवर ईस्टर्न इंडिया, जैसे ही जो ब्रिटिश थे ईस्टर्न इंडिया में आए, तो ट्राइबल रिवॉल्ट्स ब्रोक आउट टू चैलेंज आउटसाइडर। जो आउटसाइडर्स आकर जो इंटरफेयर कर रहे थे इनके कामों में, जो इन्हें परेशान कर रहे थे, तो जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे वो फूट पड़ी, मतलब जो है टू चैलेंज, उनको चैलेंज करने लगे, उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कॉलोनियल जो उपनिवेशवाद स्टार्ट हो रहा था, तो उसके स्टार्टिंग में, शुरुआती समय में, तो कोई नो अदर कम्युनिटी इन इंडिया ऑफर्ड सच स्टाउट रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल और फेस सच ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंस एज डिड द न्यूमरस आदिवासी कम्युनिटीज वाट आर नाउ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड बंगाल। तो यहाँ पर और कोई तो नहीं आ रहा था इनके साथ, मतलब उनके साथ इस लड़ाई में, सिर्फ ये आदिवासी लोग ही थे। इन 1772 द पहाड़िया रिवोल्ट ब्रोक आउट विच वॉज फॉलोड बाई 5-year अपराइजिंग led by तिलका मांझी who was hanged in भागलपुर in 1785। अब 1772 में जो है ये पहाड़िया क्रांति छिड़ी थी, जो इसका जो कितने समय तक चली, वो 5 साल तक चलती रही और लेड बाय यहाँ पर एक तिलका मांझी थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था 1785 में इस रिवॉल्ट के दौरान। द ट्राइबल अपराइजिंग स्प्रेड ईस्टवर्ड टू द नेबर तमर एरियाज ऑफ द मुंडा ट्राइब्स। अब मुंडा ट्राइब्स में भी ये जो है रिवॉल्ट पहुंच गया। दे टू रोज इन रिवॉल्ट इन 18, उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई की 1811 में, 1811 और 1813 में। इन द नेक्स्ट 2 और अगले 10 सालों में रिवॉल्ट टुक प्लेस इन। अब धीरे धीरे जो रिवॉल्ट थी सभी जनजातियों में फैलने लगी। आपको बताया था ना कि जो जनजातियाँ भी अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह रहती थी, तो ये जो रिवॉल्ट था धीरे धीरे सभी जनजातियों में फैलने लगा।
और उसके बाद कहाँ कहाँ पर फैला ये जो है सिंघभूम में, गुमला, बीरभूम, ये जातियाँ थी जो ट्राइब्स थी, गुमला, बंकुरा और मानभूम। धीरे धीरे ये जो है सभी जगह ये फैलता चला गया। और उसके बाद क्या था, फॉलोड बाय द ग्रेट कॉल राइजिंग ऑफ 1832 एंड खेवाड़ एंड भूमजी रिवॉल्ट्स। फिर ये रिवॉल्ट्स में क्रांतियाँ हुई 1832 1834 तक ये सब चलता रहा। इन 1820 में द हॉट ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ छोटा नागपुर के जो हॉट ट्राइबल जो मजदूर वर्ग था इन बिहार, रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर, वो उन्होंने भी आवाज़ उठाई ब्रिटिश रूलर के खिलाफ। और जो दो लोकल मनी लैंडर थे जो उधार पैसा देते थे उनको, जो जमींदार थे, बट सून सप्रेस बाय द ब्रिटिश, लेकिन धीरे जो है जल्द ही जो है सब के ऊपर ब्रिटिश ने अधिकार जमा लिया। द हॉर रॉज अगेन, और ये जो हॉर्स थे, जो ये पीजेंट्स थे छोटा नागपुर के, ये दोबारा से 1821 में फिर से आए। दिस टाइम दे वर वेल ऑर्गेनाइज, और जब वो ये आए थे तो उस टाइम पर ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू बिसाइड द फोर्ट ऑफ चिनेपुर विद द एंटायर कॉलन एरिया ऑफ देयर मर्सी। द जमींदार एंड द राजा ऑफ पोराहत अपील टू ब्रिटिश फॉर हेल्प। अब ये मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आए थे, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आ गए थे। तो फिर यहाँ पर अपील की गई, ये जो है यहाँ पर जो जमींदार और थे, जो राजा लोग थे, पोराहत जो है, उन्होंने अपील की ब्रिटिश से हेल्प के लिए। एंड हो अपराइजिंग रूथलेसली, और उनको मतलब बहुत बुरी तरह से जो है उनको कुचल दिया गया, मतलब उनकी कोई बात नहीं मानी गई। इनफैक्ट छोटा नागपुर एरिया रिमेंड अ सेंटर ऑफ ट्रुबलेंट अपराइजिंग थ्रू आउट द 19th century। द ऑरॉन्स, अनदर ट्राइबल कम्युनिटी, रिबेल्ड इन 1820, 1832, 1890। मतलब ये दिया हुआ है टाइम पीरियड जब जब उन्होंने जो है विद्रोह किया था। द कॉल्स ऑर्गेनाइज एंड इंस्ट्रक्शन इन 1831 एंड 1832 में जो कॉल्स ट्राइब थे उन्होंने किया था, विच वॉज डायरेक्टेड मेनली अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मनी लैंडर्स। और इनको जो डायरेक्ट किया गया था ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जो इन्होंने किया था गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे एंड मनी लैंडर्स थे, मनी लैंडर्स के द्वारा डायरेक्ट किया गया था। द महाजन, जो मनी लैंडर थे उन्हें महाजन के नाम से जाना जाता था, वो भी जो है एक्सपेक्टेड हैवी इंटरेस्ट एंड मैनी कॉल्स बिकेम बॉन्डेड लेबर फॉर लाइफ। और अब क्या हुआ कि जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे जो मनी लैंडर्स थे इन सब चीज़ों में, और अब क्या हुआ, ये जो थे मजदूर जीवन भर क्या है, कॉल्स जो थे, जो कॉल जाति के लोग थे वो मजदूर बनकर ही रह गए, मजबूर बंद कर रह गए ये मजदूरी में। द इंटेंसिटी ऑफ कॉल रिबेलियन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट रेनफोर्समेंट हैड टू बी रस्ट फ्रॉम कैलकाटा, दानापुर एंड बनारस टू सप्रेस थे। अब जो भी रिबेलियंस का जो भी किस तरह से उनके साथ विद्रोह उन्होंने किया, क्या जो है उनके शासन में क्या जो ज़बरदस्तियाँ की गई उनके साथ, वो कहाँ हैड टू बी रस्ट, वो कहाँ पर चले गए, कलकत्ता, दानापुर एंड बनारस जाकर वो चले गए। अब देखो अलग अलग रिबेलियंस, तो क्या क्या रिबेलियंस कब कौन सी लड़ाई में क्या हुआ, तो ये जानेंगे। द सांथाल रिबेलियन जो 1856 से 1856 तक रही उसके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदिवासी रिवॉल्ट, सबसे जो इम्पोर्टेंट आदिवासी जो क्रांति रही ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो 1857 से पहले वह सांथाल और सांथाल रिवोल्ट के नाम से उसे जाना जाता था। द सांथाल रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम, और ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ था, भागलपुर इन बिहार एंड नॉर्थ टू उड़ीसा इन द साउथ, नॉर्थ टू उड़ीसा के नॉर्थ से साउथ तक ये फैला हुआ था। द सेंटर स्ट्रेचिंग फ्रॉम हजारीबाग टू द बॉर्डर ऑफ बंगाल के हजारीबाग तक ये फैला हुआ था। द रिवॉल्ट वॉज मेनली अगेंस्ट द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्वेल जो थे उनके परमानेंट सेटलमेंट के लिए लड़ाई की गई थी। बट देयर वाज अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक ग्रीवेंस दैट फोर्स्ड द सांथाल्स टू रिबेल अगेंस्ट एन इन्फ्लुएंट गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी वो जो है इनसफिशिएंट थी, वो सफल नहीं रही, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। और उसके मेन कारण क्या थे, द ग्रेस्पिंग मैनर ऑफ मर्चेंट, जो व्यापारी लोग थे और जो मनी लैंडर थे, जो उनके साथ जो व्यवहार था उनका, वो जो है क्रूर व्यवहार की वजह से ये सांथाल्स का रिवोल्ट हुआ। द मिजरी कॉज्ड बाय द अनजस्ट सिस्टम ऑफ अलोइंग पर्सनल एंड हेरिडिटरी बॉन्डेज वो अडैप्टेड। अब ये जो उधार पैसा लिया जाता था
तो उसके जो मतलब एक उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा था, गलत जो सिस्टम चलाया गया था, जो उनके ऊपर पर्सनली अलॉन्ग पर्सनल एंड हेरिडिटरी, मतलब जो हेरिडिटरी जो सिस्टम चलाया जाता, मतलब अगर बेटे कर्जदार है तो उसका कर्ज बाप का बेटा चुकाएगा बेटे का आगे। तो इस तरह से जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उस टाइम परंपराएं चल पड़ी थी। ये उनके जो बॉन्डेज जो बंधन बना दिया था, ऋण का, उनको ऋणी बन गए थे वो, तो वो ऋण चुका नहीं पा रहे थे, उसकी वजह से जो भी परेशानियां हो रही थी, तो इस वजह से वो रिवोल्ट हुआ। द अनपैरेलल्ड करप्शन, और जो करप्शन किया जा रहा था इनके साथ, जो करप्शन हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, एंड एक्सटॉर्शन द पुलिस इन एडिंग एंड अबेटिंग द मनी लैंडर, और ऑफ द पुलिस का जो अत्याचार हो रहा था, जो मनी लैंडर है वो पुलिस का सहारा लेते थे जिससे उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इस वजह से भी ये रिवोल्ट हुआ। द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सांथाल्स ऑब्टेनिंग रेड्रेस फॉर द कोर्ट, अब क्या हुआ, जो कोर्ट में भी वो जाते थे तो वहाँ से उनको कुछ भी जो है वो नहीं मिलता था, तो इस वजह से भी इम्पॉसिबल हो गया था, कोर्ट से भी उनको कोई जो है उनके फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा था कोर्ट में भी, तो इस वजह से जो वो थे फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने रिबेल छेड़ दिया। अब जो सांथाल रिबेलियन वाज फाइनली क्रश्ड बाय द ब्रिटिश ट्रूप, अबाउट 10,000 रिबेल्स वर किल्ड, अब इसमें मृत्यु भी हुई, 10,000 लोग जो विद्रोही थे उनकी। Unequal contest between tribal armed with bow and arrow on the one side and soldiers equipped with firearms on the other. और देखो उनके पास तो जो इक्विपमेंट्स थे, लेकिन इनके पास तो क्या था, लड़ाई करने के लिए जो सोल्जर्स थे उनके पास तो बहुत सारी चीज़ें थी, फायर आर्म्स थे, लेकिन इनके पास क्या था, ट्राइबल्स जो थे आर्म्ड विद बोज एंड एरो, तो इससे क्या हुआ कि जो हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ईयर लेटर, एक साल के बाद, जो आदिवासी लीडर्स प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और 1857 में जो क्रांति हुई थी, तो इसमें जो बहुत सारे आदिवासी थे जो है उन्होंने बहुत जो उनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है जिससे ये क्रांति हुई थी। अब दूसरी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, द रामपा रिबेलियन ऑफ 1857 वाज एन इंसर्शन बाय द हिल ट्राइब्स, जो पहाड़ी एरिया में जो ट्राइब्स रहती थी इन द रामपा रीजन ऑफ विजयगपट्टम डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अब ये वहाँ का था, रंपा जो था, ये हिल साइड्स जो ट्राइब्स थी उनका उन्होंने रिबेल किया था। The extortion on the oppressiveness of the corrupt police and ruler were immediate cause to the, अब देखो जैसे उसमें जो अत्याचार पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, शासकों के द्वारा जो था, वो इमीडिएट कॉज थे जिस रिबेलियन के। द ऑपरेशन ऑफ सिविल लॉ ऑफ द कंट्री वाज एन एडिशन ग्रेवेंस ऑफ द ट्राइबल्स एंड द इग्नोरेंस ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग फर्दर एग्रावेंट विद देयर मिजरी एज इट अनेबल्ड ट्रेडर्स फ्रॉम द lowlands to the make unfair contracts with them। अब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी जो बुरे मतलब गलत तरीके से थे, बुरे अनफेयर मतलब गलत कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए गए थे उनके बीच में, जो कोर्ट में जो भी प्रोसीड किया जाता था वो भी, उससे भी उनको इग्नोरेंस मिल रही थी, और किसी भी तरीके के जो ट्राइब्समैन थे कोर्ट से भी इनको जो है किसी तरह का कोई भी इनके फेवर में काम नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या हुआ, उनका जो दुख था वो बढ़ता चला गया, और उसकी वजह से जो है वो जो व्यापारी थे वो भी उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो चुके थे। तो इससे जो रिबेल था वो बढ़ता चला गया। द हिल पीपल लेड द ब्लेम फॉर सच इनजस्टिस ऑन द गवर्नमेंट, और जो हिल ट्राइब्स थे उन्होंने सारा का सारा ब्लेम जो है जो अन्याय उनके साथ हो रहा था वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया, एंड इट्स रेगुलेशन, उनके जो भी नियम कानून थे उनके को दोषी ठहराया। दे डिसाइडेड दैट द ओनली रेमेडी ले इन राइजिंग अगेंस्ट द अथॉरिटीज़, और सिर्फ एक ही चारा रह गया था। अब जो उन्होंने डिसाइड किया वो क्या था कि उनके खिलाफ जो है विद्रोह करना, किनके खिलाफ, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थी उनके खिलाफ, क्योंकि वो किसी भी तरीके से उनके फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही थी। अब देखो मुंडा रिबेलियन बिरसा मुंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, वो रिबेलियन थे। द मुंडा रिबेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइब रिवोल्ट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो ये हुआ था मुंडा रिबेलियन, और इसको कौन था इसका लीडर, बिरसा मुंडा। वो कहाँ पे थे, छोटा नागपुर में। द उलगुलन और द ग्रेट टुमल्ट एज इट केम टू बी कॉल्ड एम्ड एट ब्रिटिश पॉलिसी दैट अलाउड द जमींदार, जो जमींदार लोग थे, जमींदार एंड मनी लैंडर्स टू एक्सप्लोर द आदिवासी मर्सीलेसली, उनके ऊपर बहुत ही जो है क्रूरता के साथ उनके साथ जो है जमींदार लोग, मनी लैंडर जो थे, जो मनी लैंड ऑनर्स थे, और मनी लैंडर्स से जो पैसा उधार देते थे, जो ब्याज पर पैसा देते थे, वो सब उनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही निर्दयता के साथ व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। बिरसा मुंडा क्लेम्ड मिरेकलस हीलिंग पावर्स
ही बिलीव दैट ही कुड ऑल डिजीज एंड इवन ब्रिंग द डेथ टू लाइफ। और वो जो बिरसा मुंडा था उसने क्लेम किया इस सब जो है पावर हीलिंग पावर्स को, हीलिंग अपने पावर्स के लिए को हील करने के लिए उसको विश्वास था कि वो जो है ही कुड एल जो भी ये बीमारियां हैं जो भी उनके साथ हो रहा है उन सबको वापस ठीक कर सकता है। ही आस्क्ड द ट्राइब्स टू बी fearless। और उसने कहा कि अपने जो भी ट्राइबल्स थे, जो जनजाति के लोग थे, उनको बोला कि निडर हो जाओ, डरो मत। एज ही हैड केम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों का जो है समस्याओं का समाधान करने आया हूँ। मैनी ट्राइबल जॉइन द मूवमेंट बिलीविंग दैट वाज एन इन काइंड ऑफ गॉड। उसको भगवान मानने लगे थे और सब लोग उसके साथ में जो है बाकी जो भी ट्राइबल्स थे सभी ने, कई ट्राइब्स आई उसको ज्वाइन किया उन्होंने। बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ मुंडास। और मुंडा ट्राइब में जो पहले गोल्डन एज था, जो सुनहरा समय था, वो जो है उसको वापस लेकर आना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडर्स। और वो अपने लोगों के जो ऑपरेशन हो रहा था, मतलब जो विरोध कर रहे थे, जो ट्रेडर लोग का विरोध, और जो मनी लैंडर थे, जो पैसा उधार देते थे, जमींदार, ब्रिटिश लोगों के जो भी बर्दाश्त कर रहे थे, वो अपने लोगों को उनके ऑपरेशन से बाहर लेकर आ जाना चाहता था, उनकी गुलामी से। ही आस्क्ड द ट्राइब्स टू फोर्सफुली टेक बैक द लैंड। और उसने ट्राइबल्स को कहा कि मतलब फोर्सफुली, कि ज़बरदस्ती अपनी जो है सारी ज़मीनें वापस ले लें। एंड दैट द ब्रिटिश है टेकन फ्रॉम देम, जो ब्रिटिश ने उनसे ली हैं वो अपनी सारी ज़मीनें उनसे वापस जो है वो अगर जो नहीं देते हैं तो फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती उनसे वापस ली जाए। द मूवमेंट लॉन्च बाय बिरसा मुंडा वाज ऑल्सो सोशल मूवमेंट। और ये जो बिरसा मुंडा द्वारा जो ये मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था, ये एक सामाजिक आंदोलन था, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं था। ये जो है लड़ाई थी, अपने हक की एक लड़ाई थी जो बिरसा मुंडा लड़ रहा था। इट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटीज़। और उसका उद्देश्य क्या था कि वो जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको सुधार करना, उसमें इसको सुधारना। बिरसा आस्क्ड पीपल टू गिव अप evil practice such as drinking liquor, performing animal sacrifices, worship of evil spirits and leading a dishonest life। और जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने लोगों को जो है ये जो गलत जितने भी गलत काम होते थे, इविल प्रैक्टिसेस होती थी, बुराई के तरफ जो भी काम किए जाते थे उन सबको छोड़ने के लिए कहा। शराब पीने के लिए मना किया, जो लिकर लेते थे, और जो एनिमल्स जो पशुओं का बलिदान देते थे जो है रिलीजियस सेरेमनीज़ के नाम पे, उस पर रोक लगाने के लिए कहा। और जो है इविल स्पिरिट जो थी, मतलब बुरी जो आत्माएं थी, उनकी जो पूजा की जाती थी उनके लिए, और एक जो है बेईमानी का जीवन जीने के लिए उन्होंने सब पर रोक लगाई। सब लोगों को छोड़ने के लिए उन्होंने जो है इंस्ट्रक्ट किया। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द चेरिशियन मिशनरीज हु इंटरफेयर द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ ट्राइबल्स। और जो चेरिशियन मिशनरीज आई थी, जो इनके ऊपर जो इनके परंपरागत जो सांस्कृतिक जो इनका ट्राइब्स थी, जो परंपराएं थी, उनके ऊपर जो है सबने जो इंटरफेयर किया था उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई। द ब्रिटिश केम डाउन हेविली अगेंस्ट द रिबेलियन। और ब्रिटिश जो थे वो बहुत बुरी तरह से इनके खिलाफ हो गए थे, इनके विरुद्ध थे। देर अरेस्ट बिरसा, उन्होंने 1895 में बिरसा को कैद मतलब पकड़कर अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। ही डाइड सून आफ्टर, उसके बाद उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। द मूवमेंट रिजल्ट आउट आफ्टर हिज थ्रस्ट प्रोटेस्ट कंटिन्यूड। उसकी मृत्यु के बाद भी ये जो आंदोलन था ये चलता रहा। बिरसा मुंडा इंस्ट्रूमेंटल इन स्टीयरिंग एंड द स्टार्टिंग द ट्राइबल मूवमेंट इन छोटा नागपुर रीजन। बिरसा मुंडा ने जो है इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग द मतलब पहले जो छोटा नागपुर में जो मूवमेंट चलाया था ये बिरसा मुंडा ने ही चलाया था। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज स्पीचेस एज दे वर इन देयर ऑन dialect and nobody was literate enough to poem them down। और जो भी उसने किया था उसके रिकॉर्ड को कोई भी नहीं रख पाया। क्यों? कि जो भी उसने स्पीच दी, जो भी उसने आगे लोगों को उपदेश दिए, जो भी उसने सिखाया, क्योंकि कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था जो उसके गए रिकॉर्ड को पेन डाउन का मतलब लिख सके, लिखित रूप में कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। बट सर्टेन गवर्नमेंट एंड अदर रिकॉर्ड्स थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ दीज रिवॉल्ट्स एंड सोशल कंडीशंस। लेकिन निश्चित रूप से जो सरकार है और दूसरे रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने अदर रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस पर जो है प्रकाश डालते हैं, उनकी जो हिस्ट्री रही है रिवॉल्ट्स, जो क्रांति की और सोशल कंडीशन उस समय जो सामाजिक दशाएं रही, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट और अदर रिकॉर्ड्स जो है वो दृष्टि डालते हैं, प्रकाश डालते हैं।
ठीक है, मतलब कहने का ये था कि जो मुंडा रिबेलियन था, जो बिरसा मुंडा था, उसने जो भी अपनी ट्राइब के लिए किया, जो भी स्पीचेस दी, उस सब का कोई रिटर्न रिकॉर्ड जो है वो ट्राइबल के द्वारा नहीं था। ट्राइबल उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय जो लोग थे वो सारे के सारे जो थे इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। तो कोई भी उसमें ऐसा नहीं था कि जो वो लिख सके, पेन डाउन कर सके, मतलब लिखित रूप में उस रिकॉर्ड को रख सके। लेकिन जो है गवर्नमेंट और दूसरे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस पर जो है वो प्रकाश डालते हैं उस इतिहास के बारे में जो उस रिवोल्ट्स का हुआ था, मुंडा रिवोल्ट का और दूसरे रिवोल्ट्स का, और जो समय जो सामाजिक अवस्था रही है उसका। ओके, अब आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ स्टडी द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। अब गवर्नमेंट का क्या रिकॉर्ड रहा उस टाइम पर, तो उसके बारे में हम जानते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज लार्जली अलूफ फ्रॉम द रियल कंडीशन ऑफ द कंट्री while रिकॉर्डिंग द डाटा, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट एंड हाईलाइट द फेट ऑफ द सिंपल ट्राइबल्स हु वर टॉर्चर्ड एंड सप्रेस्ड बाय देयर रूलर्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसने तो मतलब जो रियल कंडीशन थी वो छिपाई, जो उसने मतलब जो रियल कंडीशन थी, जो भी रिकॉर्डिंग डाटास थे उसमें उन्होंने वो सब नहीं दिखाया, है ना। लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो जो है सब प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल्स। लेकिन ऑफिशियली जो रिकॉर्ड रखे गए थे, जो उस टाइम जो भी पास्ट में जो भी रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, जो पास्ट को दोबारा से रिफॉर्म किया गया, तो वो हाईलाइट करता है, उस बारे में बताता है कि उस टाइम पर जो ट्राइबल्स थे उनके साथ कितना टॉर्चर किया गया उनको, जो ब्रिटिश रूलर के द्वारा, ये सब बातें उसमें देखने को मिलती हैं। गोविंद गिरी आर नॉन ट्राइबल रिफॉर्मर। अब गोविंद गिरी है जो कि पिक्चर में भी शो किया गया है, ये एक संत थे, जो है ये एक नॉन ट्राइबल थे, समाज सुधारक थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में ये आ गए थे। ही एडवाइज हिज डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्यों को भी सलाह दी। द बेल्स ऑफ बंसवारा, दुंगापुर एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, उन्होंने गुजरात का एरिया ज्वाइन किया। टू फॉलो द मॉरल, उन्होंने नैतिकता का रास्ता अपनाया। There was a considerable decrease in the income of these states from excess duties on wine since the Bhils and had stopped consuming alcoholic beverage। अब देखो जो Bhils थे, उस जो गोविंद गिरी के जो फॉलोअर थे, उन सब ने जो है वाइन वगैरह लेने बंद कर दी थी। तो उनको बहुत ही क्या हुआ कि जो उनकी जो since the Bhils and stopped consuming alcoholic beverage, उन्होंने शराब पीनी बंद कर दी थी। जो ग्रीस ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी गोविंद गिरी ने, तो क्या हुआ, बहुत ही उनकी इनकम घटती चली गई, जो उसके नाम पर वो कमाते थे, शराब के नाम पर। He raised the voice against the special privilege of the feudal chief of the region. The British harassed him and followers because of his protest and the reduction of official income के जो भी था, जो उन्होंने हर जो फेड्यूल सिस्टम वहाँ पर चलाया गया था उसका भी आवाज़ उठाई। और ब्रिटिश हरास्ड हिम, ब्रिटिश ने उसे बहुत ही अपमानित किया और उसके फॉलोअर्स को भी। और बिकॉज ऑफ हिस प्रोटेस्ट, जो वो विरोध कर रहे थे उसका, एंड रिडक्शन इन ऑफिशियल इनकम, और उनकी ऑफिशियल इनकम घटा दी गई। द सिविल रिकॉर्ड ऑफ 1888 ऑफ अंडमान निकोबार रिवील दैट, उससे खुलासा हुआ है कि 1866 में ग्रेट डील ऑफ सिकनेस, एक बीमारी आई थी, बहुत बड़ी बीमारी, एंड मोर्शली वॉज ऑब्जर्व्ड अमंग द, और वो ज़्यादातर जो ऑब्जर्व की गई थी वो अंडमान निकोबार वहाँ पर रहते थे, अंडमानीज में की गई थी। बट द फैक्ट वाज दैट ड्यू टू ग्रेजुअल क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब लेकिन जो उसका जो फैक्ट था वो क्या था कि जो लगातार जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको काटा जा रहा था धीरे धीरे। तो द ट्राइबल्स लिविंग नियर द सेटलमेंट एरियाज फेल प्रे टू मलेरिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो वहाँ पर ट्राइबल जो लोग रहते थे उनका जो है लिविंग नियर द सेटलमेंट एरियाज वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर मलेरिया हो गया था। क्योंकि जहाँ पर वो फॉरेस्ट ट्रीज को क्योंकि जो ट्राइबल्स थी वो फॉरेस्ट एरियाज में ही रहती थी, तो लगातार धीरे धीरे जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा था, क्लियर किया जा रहा था, तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी जो उस एरिया में रहती थी उनको मलेरिया हो गया था। विद द पासेज ऑफ द टाइम, और जैसे जैसे समय गुजरता गया, देयर मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। मोर्टेलिटी रेट जो थी वो बढ़ती चली गई। इनफैक्ट द कॉन्टैक्ट विद सिविलाइजेशन प्रूव्ड डिजास्ट्रस फॉर दैम। इट गेव टू बिटवीन द ट्राइबल एंड द ब्रिटिश। अब उनके बीच में कांटेक्ट हो गया था। इनफैक्ट द कांटेक्ट जो था विद सिविलाइजेशन प्रूव्ड, उसने प्रूव किया उनके बारे में, और उन्होंने जो है ट्राइबल्स और ब्रिटिश के बीच में एक रास्ता बना दिया। इन 1847 असम केम अंडर द ब्रिटिश पोसेशन एंड आफ्टर सम इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स द अबॉर ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन मेंटेन एन अनईजी पीस विद
द ब्रिटिश। अब उसके बाद 1847 में असम जो है वो ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमा लिया था उसके ऊपर। तो उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ अपराध हुए, और फिर उसके बाद अबोहर ट्राइब्स आई और इसने जो है मेंटेन किया एन अनईजी पीस, एक अशांति सी बनी, जो अनईजी मतलब असाधारण शांति बनाई रखी ब्रिटिश के साथ। मतलब इजीनेस नहीं थी, अनईजी थी, पर शांति बनी रही। बट अ स्कीम वाज सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1862 में एक स्कीम बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, विच प्रपोज दैट अ फोर्स ऑफ 300 spoils, 50 gunners and 212-pounder howitzers was dispatched against the Abhors. It was now quite clear that British were determined to control the Abhors by force. अब जो ब्रिटिश ने जो है क्लियर हो चुका था कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत दृढ़ तरीके से अबोहर के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे फोर्सफुली। इट अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिपीटेड अटैक्स ऑन द ब्रिटिश बाय द ट्राइबल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी में। जो है अल्टीमेटली क्या हुआ कि बार बार अटैक किया गया ब्रिटिश के ऊपर, किसके द्वारा, ट्राइबल्स थे जो उनके द्वारा, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी। सेकेंड हाफ ऑफ द सेंचुरी मतलब आधी सेंचुरी के, जो दूसरी सेंचुरी थी, द्वितीय शतक के मध्य में। तो इस तरह से अब हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स थे उन्होंने हाईलाइट किया, उन सबको हाईलाइट नहीं किया जो एक्चुअल कंडीशन थी, जैसे कि आज की मीडिया भी हमारी करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू जो रियल कंडीशन है उसका पता लग ही जाता है। तो अब इस तरह से सब जो है ये ट्राइबल्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए और उन पर अटैक करते रहे। तो अब हमने जाना कि इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह पहले ट्राइबल सोसाइटीज़ क्या थी और उपनिवेशवाद जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या था, शक्तिशाली देश जबकि अपनी पावर के बल पर, अपने पैसे के बल पर किसी और दूसरों का धन पाने के उद्देश्य से उनके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, जैसे कि ब्रिटिशर ने किया। तो वही कॉलोनियलिज्म आपने देखा कि किस तरह से ट्राइबल सोसाइटीज़ के साथ हुआ और फिर उन्होंने क्या क्या रिवोल्ट्स हुए, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और दिस चैप्टर इज सो इंटरेस्टिंग एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट and now we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.